नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी में। दोस्तों, आरआरबी ग्रुप डी का एग्ज़ाम जो है 8 दिसंबर की सेकंड शिफ्ट हो चुकी है। हम इस क्लास में आपको 8 दिसंबर की सेकंड शिफ्ट में पूछे गए 40 प्रश्न कराएँगे। ये 40 प्रश्न जो होंगे ये 100% एक्यूरेट क्वेश्चन और आंसर होंगे, ठीक है? 100% एक्यूरेट होंगे और ये क्वेश्चन जो हैं 100% ऑथेंटिक क्वेश्चन हैं। ये सारे क्वेश्चन जो है बच्चों के द्वारा हमें प्राप्त हुए हैं। ये एकदम रियल क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में आज पूछे गए हैं। इन क्वेश्चनों को हम डिटेल सॉल्यूशन और फैक्ट के साथ कराएंगे। तो आप लोग इस क्लास को अंत तक जरूर देखो, क्योंकि जिन बच्चों का आगे की शिफ्टों में एग्जाम है उनको इस क्लास से मदद मिलेगी कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जैसे कि आज की क्लास में जो है करंट के क्वेश्चन बहुत पूछे गए हैं। करंट ही करंट, करंट ही करंट, ठीक है? तो करंट के क्वेश्चन ही एग्जाम में आ रहे हैं। जीके जीएस नाम मात्र आ रही है। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी भी बहुत कम क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आप लोगों को इस क्लास को अंत तक देखना चाहिए और एग्जाम का पैटर्न पता करना चाहिए कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आप लोग इस क्लास को अंत तक जरूर देखो और क्लास अच्छी लगे तो लाइक करना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। जो लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं, वो लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें और ज्वाइन करने के बाद यदि जिस भी बच्चे का आगे की शिफ्ट में एग्ज़ाम है और वो बच्चा जितने भी क्वेश्चन याद रख पाता है, 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, मतलब जितने क्वेश्चन याद रख सकता है, वो क्वेश्चन लिखकर आप लोग टेलीग्राम चैनल पर ज़रूर भेजें, ताकि आगे जिन बच्चों का एग्ज़ाम है उनको वीडियो के माध्यम से बताया जा सके कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जैसे कि आज बच्चों ने भेजा है और उन बच्चों के द्वारा भेजे गए क्वेश्चन से हमने इस वीडियो को तैयार किया है और इस वीडियो के माध्यम से हम काफ़ी लोगों को बताएँगे। जितने भी लोग इस क्लास को देखेंगे उनको सबको पता चलेगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ये सारे क्वेश्चन जो है 100% रियल ऑथेंटिक क्वेश्चन हैं। तो हम क्लास को स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन जो पूछा गया था आ रहा है स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन ये पूछा गया था कि भारत ने 2025 में लॉन्च की गई भारत ने 2025 में लॉन्च की गई नेशनल क्वांटम मिशन एनक्यूएम का मुख्य वैज्ञानिक का लक्ष्य क्या है? ठीक है, मुख्य वैज्ञानिक का लक्ष्य पूछा है इसमें और ये 4 ऑप्शन दिए हुए थे। हाई स्पीड रेल तकनीकी और क्वांटम आधारित सुरक्षित संचार और अंतरिक्ष खनन और ऑप्शन नंबर डी दिया था फ्यूजन रिएक्टर विकास। ये 4 ऑप्शन दिए हुए थे। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर बी सही है, क्वांटम सुरक्षित संचार। ठीक है, इसका विस्तृत समाधान के साथ साथ हम लोग इस पे क्या डिटेल फैक्ट भी जानेंगे कि आगे किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग समाधान के साथ साथ आप लोग फैक्ट भी याद रखना, क्योंकि फैक्ट से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बन रहे हैं। जैसे इसमें भारत द्वारा 2025 में लॉन्च की गई नेशनल क्वांटम मिशन एनक्यूएम का मुख्य उद्देश्य क्वांटम तकनीक को विकसित और सुरक्षित संचार प्रणाली को मजबूत करना है। ठीक है, और क्वांटम सिक्योर कम्युनिकेशन का मुख्य लक्ष्य क्या है? तो इसका मुख्य लक्ष्य जो है वो क्वांटम तकनीक से ऐसे संचार नेटवर्क तैयार करना जिन्हें हैक या इंटरसेप्ट करना लगभग असंभव हो जाए। ठीक है, मतलब कि उनको हैक ना किया जा सके। और इसमें क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि क्यूकेडी तकनीक का उपयोग किया गया है। ठीक है, और अगला फैक्ट है कि क्वांटम कंप्यूटिंग डेवलपमेंट का जो है 500 से मतलब 50 से 1000 क्यूबिट्स के क्वांटम प्रोसेसर को विकसित करना है। ठीक है, कितने? 500 से 1000 क्यूबिट्स के क्वांटम प्रोसेसर को विकसित करना है। अगला फैक्ट है कि क्वांटम क्वांटम सेंसर्स एवं मेट्रोलॉजी, तो अत्यधिक संवेदनशील क्वांटम सेंसर विकसित करना इसकी मेट्रोलॉजी है। और एक्स्ट्रा फैक्ट जो है, इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है, लॉन्च कब हुआ पूछा है? 2025 में। ठीक है, और मुख्य फोकस क्या है? क्वांटम संचार, क्वांटम कंप्यूटिंग, क्वांटम सेंसर। मुख्य तकनीक क्यूकेडी। ठीक है, अभी हम आपको बता चुके हैं। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया था कि 2025 में भारत ने किस देश के साथ मिलकर 2025 में भारत ने किस देश के साथ मिलकर ग्रीन हाइड्रोजन कॉरिडोर विकसित करने की घोषणा की है? ये क्वेश्चन पूछा गया था और 4 ऑप्शन दिए हुए थे, यूएई, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्वे या फिर जापान। तो इसका सही जवाब जो है वो ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 2025 में भारत ने
जो है ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर ग्रीन हाइड्रोजन कॉरिडोर विकसित करने की घोषणा की है। इसके फैक्ट देख लेते हैं कि ऑस्ट्रेलिया और भारत मिलकर 2030 तक, कब तक? 2030 तक वैश्विक हाइड्रोजन बाजार में नेतृत्व करने का लक्ष्य रखते हैं। इसके फैक्ट जो हैं, भारत ने 5 मिलियन टन ग्रीन हाइड्रोजन प्रतिवर्ष बनाने की योजना पर काम कर रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य जो है वो रिफाइनिंग, स्टील, शिपिंग, फर्टिलाइजर और इंडस्ट्री इसके मुख्य उपयोग हैं। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था कि 2025 में जारी 2025 में जारी ग्लोबल एयर क्वालिटी इंडेक्स में सबसे प्रदूषित राजधानी कौन थी? तो सबसे प्रदूषित राजधानी जो थी इन चारों ऑप्शन में से एक थी। तो इसका जो सही जवाब है वो अपने भारत की राजधानी न्यू दिल्ली थी। ठीक है, 2025 में जारी ग्लोबल एयर क्वालिटी इंडेक्स में जो है भारत की राजधानी जो है न्यू दिल्ली है, ये सबसे प्रदूषित रही। ठीक है, सबसे प्रदूषित रही क्वेश्चन पूछा गया था। और इसके ये लगातार मतलब कि दिल्ली लगातार उच्च PM 2.5 स्तरों के कारण शीर्ष पर रहा। कितने किसके कारण? उच्च PM 2.5 स्तरों के कारण। ठीक है, इसका फैक्ट देख लें, डीप फैक्ट कि 60% प्रदूषण वाहनों और बायोमास बर्निंग से आता है। ठीक है, 60% प्रदूषण जो है वाहनों और बायोमास बर्निंग से आता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि 2025 में लॉन्च की गई नेशनल बायोटेक्नोलॉजी डेवलपमेंट स्ट्रेटजी 2025 से 30 तक का जो मुख्य लक्ष्य क्या है? 2025 में लॉन्च की गई नेशनल बायोटेक्नोलॉजी डेवलपमेंट स्ट्रेटजी का जो 2025 से 30 तक का है, इसका मुख्य लक्ष्य क्या है? ये क्वेश्चन पूछा गया था। और ये 4 ऑप्शन थे कि कृषि डीजीपी को बढ़ाना, कृषि जीडीपी को बढ़ाना, भारत को ग्लोबल बायो मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना, शिक्षा क्षेत्र में सुधार या रक्षा अनुसंधान बढ़ाना। तो इसका सही जवाब जो है वो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है कि इस रणनीति का मुख्य उद्देश्य भारत को 2030 तक शीर्ष 5 बायो इकोनॉमी देशों में शामिल करना है। स्टार फैक्ट इसके हैं कि इसमें जैव ईंधन, वैक्सीन, जीन एडिटिंग तकनीकी और बायोफार्मा सेंटर पर जोर है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि वर्ल्ड सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट डे पहली बार किस वर्ष मनाया गया? ये क्वेश्चन पूछा गया था और ये 4 ऑप्शन थे। ठीक है, कि वर्ल्ड सस्टेनेबल डे पहली बार कब मनाया गया था? तो वर्ल्ड सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट डे जो पहली बार जो है मनाया गया था वो 2023 में मनाया गया था। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। इसका सोल्यूशन और फैक्ट के साथ हम कुछ देख लेते हैं सोल्यूशन, जो एग्जाम में आगे आपको मदद करेंगे। तो संयुक्त राष्ट्र द्वारा इसे 26 नवंबर 2023 से शुरू किया गया था और इसका उद्देश्य पर्यावरण मित्र परिवहन को बढ़ावा देना है। ठीक है, पर्यावरण मित्र परिवहन को बढ़ावा देना है, एक्स्ट्रा फैक्ट है। और डेट जो है 26 नवंबर 2023 है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत का पहला हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस किस वर्ष लॉन्च हुआ? भारत का पहला हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस किस वर्ष लॉन्च किया गया? इंडियन फर्स्ट हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस वाज लॉन्च इन विच ईयर? ऑप्शन 2021, 2022, 2023, 2024। तो इसका सही जवाब जो है ऑप्शन नंबर सी है 2023। ठीक है, 2023। इसे इंडियन ऑयल ने लॉन्च किया। कौन लॉन्च किया? लॉन्च करने पूछा जा सकता है तो बताना, इंडियन ऑयल। और हाइड्रोजन मोबिलिटी कमर्शियल ट्रांसपोर्ट का भविष्य को माना जा रहा है। ठीक है, हाइड्रोजन मोबिलिटी को कमर्शियल ट्रांसपोर्ट का भविष्य माना जा रहा है, इसे इंडियन ऑयल ने लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम BNCAP किससे संबंधित है? BNCAP इज रिलेटेड टू व्हाट? ऑप्शन थे ये 4, फूड क्वालिटी, व्हीकल सेफ्टी रेटिंग और ड्रग सर्टिफिकेशन, टेलीकॉम नेटवर्क। ये 4 ऑप्शन हैं और इनमें जो ऑप्शन सही है वो तो बी है। इसका सही जवाब जो है ऑप्शन नंबर बी है, व्हीकल सेफ्टी रेटिंग। ठीक है, भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम BNCAP जो है वो व्हीकल सेफ्टी रेटिंग से संबंधित है। इसका डिटेल फैक्ट देख लेते हैं कि भारत में वाहन सुरक्षा को बढ़ाने हेतु यह लागू किया गया। 1 से 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग मिलती है इसमें। यह 2023 में लागू किया गया। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि किस परमाणु में इलेक्ट्रॉन्स की बाइंडिंग एनर्जी मुख्य रूप से किस पर निर्भर करती है? किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन्स की बाइंडिंग एनर्जी मुख्य रूप से किस पर निर्भर करती है? ऑप्शन दिए हुए थे न्यूट्रॉन्स। ठीक है, न्यूट्रॉन्स न्यूक्लियस के आसपास, वैक्यूम प्रेशर और न्यूक्लियर चार्ज और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियर
एक्सट्रैक्शन या टेम्परेचर, ये 4 ऑप्शन दिए हुए थे। तो इसका सही जवाब जो है वो ऑप्शन नंबर सी सही है, न्यूक्लियर चार्ज और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियर अट्रैक्शन, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट है। इलेक्ट्रॉन की बाइंडिंग एनर्जी परमाणु के नाभिक द्वारा इलेक्ट्रॉन पर लगाए गए कूलाम आकर्षण पर निर्भर करती है। किस पर? कूलाम आकर्षण पर निर्भर करती है। जेड जितना अधिक होगा इलेक्ट्रॉन को आकर्षण उतना अधिक होगा। ठीक है, जेड जितना अधिक होगा इलेक्ट्रॉनों के आकर्षण उतना ही अधिक होगा। ठीक है, इसके कुछ बिग फैक्ट देख लेते हैं कि हाइड्रोजन का के सेल बाइंडिंग एनर्जी जो होती है वो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है लगभग। ठीक है, हाइड्रोजन का के सेल बाइंडिंग एनर्जी जो है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है लगभग। और यूरेनियम का जो होता है जेड यानी कि परमाणु क्रमांक जो होता है 92, जैसे भारी तत्वों में यह लाखों इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक जा सकती है, ईवी तक जा सकती है, लाखों तक। और मेडिकल एक्सरे मशीनें इन्हें बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है, मेडिकल एक्सरे मशीनें इन्हें बाइंडिंग एनर्जीज के अंतर से एक्सरे पैदा करती हैं। इससे अंतर से मेडिकल एक्सरे जो मशीनें होती हैं वो बाइंडिंग एनर्जीज की अंतर से एक्सरे पैदा करती हैं। कौन से एक्सरे पैदा करती है? एक्स रे, ठीक है, किरणें। तो रिलेटिव क्वांटम मैकेनिज्म के बिना हैवी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन बिहेवियर समझा नहीं जा सकता। ठीक है, तो बिना रिलेटिव क्वांटम मैकेनिज्म के जो है हैवी हैवी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन बिहेवियर समझा नहीं जा सकता है। और अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि फोटोसिंथेसिस की लाइट रिएक्शन में ऑक्सीजन का उत्पादन किस क्रिया से होता है? ऑप्शन थे CO2 का रिडक्शन, NADP ऑक्सीडेशन, फोटोलिस ऑफ वाटर और केल्विन साइकिल। ये 4 ऑप्शन दिए हुए थे। तो इसका सही जवाब जो है वो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। ठीक है, वाटर के फोटोलेस यानी कि P680 रिएक्शन सेंटर के दौरान जो जल होता है H2 होता है वो टूटकर O2 प्लस H प्लस आयन, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देता है। और यह प्रक्रिया केवल फोटो सिस्टम सेकंड में होती है। किसमें? फोटो सिस्टम सेकंड में होती है। क्वांटम रिक्वायरमेंट ऑक्सीजन के लिए लगभग 8 फोटोन पर O2 होती है। ठीक है, फोटोन 8 फोटोन। और वाटर स्पेल्टिंग कॉम्प्लेक्स जो होता है MN4CaO5 होता है, ये क्लस्टर कहलाता है। यह क्लस्टर दुनिया के सबसे कुशल नेचुरल क्लास्टिक सिस्टम में से एक है। और आर्टिफिशियल फोटोसिंथेसिस सिस्टम इसी कॉम्प्लेक्स की कॉपी बनाकर हाइड्रोजन फ्यूल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आधुनिक कार्बन डेंटिंग में किस प्रकार का क्षय डीके मापा जाता है? आधुनिक कार्बन डेंटिंग यानी कि 14C डेंटिंग में किस प्रकार का डीके मापा जाता है? विच टाइप ऑफ डीके इज मेजर्ड इन मॉडर्न कार्बन 14 डेंटिंग? ऑप्शन है अल्फा डीके, बीटा माइनस डीके, गामा इमिशन या फिर पॉजिट्रॉन इमिशन। तो इसका सही जवाब जो है वो ऑप्शन नंबर बी है। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी, बीटा माइनस डीके, बीटा माइनस डीके। और जो कार्बन 14 होता है, कार्बन 14 और नाइट्रोजन 14 में रूपांतरित होता है। किसमें? कार्बन 14 नाइट्रोजन 14 में रूपांतरित होता है और एक बीटा इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करता है। कितना? एक बीटा इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करता है। 14 कार्बन का हाफ जो होता है, हाफ लाइफ जो होती है 57,030 ईयर होती है। कितनी होती है? लगभग 57,030 ईयर होती है। जीवित जीव कार्बन 14 लेते रहते हैं, मृत होने के बाद यह लेना बंद हो जाता है। कार्बन डेंटिंग 50,000 वर्ष तक वस्तुओं के लिए प्रभावी होता है। कितने वर्षों तक? 50,000 वर्षों तक। और न्यूक्लियर टेस्ट जो है 1950 से 1960 ने एटमॉस्फेयर में 14 कार्बन की मात्रा बढ़ा दी थी। बॉम्ब प्लस इफेक्ट कहते हैं इसे। और एक्सेलेरेटर मास स्पेक्ट्रोमेट्री, और इसे जो है AMC सबसे आधुनिक तकनीक माना जाता है। क्या? AMC को सबसे आधुनिक तकनीक माना जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि किस गैस को फ्यूल ऑफ फ्यूचर कहा जाता है? किस गैस को फ्यूल ऑफ फ्यूचर कहा जा रहा है? विच गैस इज कॉल्ड फ्यूल ऑफ फ्यूचर? ऑप्शन है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, मेथेन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोजन को फ्यूल ऑफ फ्यूचर कहा जा रहा है। प्रति केजी एनर्जी जो हाइड्रोजन में होती है 33.3 किलोवाट पर आवर होती है, KWH, 33.3 KWH।
ज़ीरो कार्बन इमिशन होता है इसमें और फ्यूल सेल्स ट्रांसपोर्ट का भविष्य हैं। फ्यूल सेल्स जो हैं ट्रांसपोर्ट का भविष्य हैं। तो आज की क्लास को यहीं पर विराम देते हैं। यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो आप लोग लाइक करना, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। जो लोग अभी तक स्मार्ट स्टडी के टेलीग्राम चैनल को अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो और वहाँ पर क्वेश्चन ज़रूर भेजा करो। क्वेश्चन भेजने से आगे के बच्चों की मदद हो जाएगी। जिस बच्चों को जितने क्वेश्चन याद रहते हैं उतने क्वेश्चन ज़रूर भेजो। ठीक है, सभी बच्चे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम चैनल की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करना और वहाँ पर टेलीग्राम की लिंक होगी, उस पे क्लिक करना। क्लिक करने के बाद टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। ठीक है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना बहुत ज़रूरी है ताकि आगे बच्चों की मदद की जा सके। जितने भी क्वेश्चन आप लोग प्रोवाइड करोगे उसकी वीडियो बनाई जाएगी। बिल्कुल सही क्वेश्चन होंगे, बच्चों को एक्यूरेट जानकारी दी जाएगी कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो, क्वेश्चन ज़रूर भेजो। जिन बच्चों का एग्ज़ाम होता जाए, जितने भी क्वेश्चन याद रहते हैं उतने क्वेश्चन ज़रूर भेजो, ठीक है? तो मिलते हैं नई क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।